Basically emotionally we are not really all that good, so productivity खराब होता है, projections कम होते हैं, so directly and indirectly both it is a tremendous blow for our economics. The dangerous illnesses which we see because of obesity. Do we have Jyoti over here? तिला हार्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी प्रॉब्लेम, पॅनक्रियाटायटिस प्रॉब्लेम आणि ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप एपनिया. काही विसरलो का? अजून काही होतं? गॉलब्लॅडरमध्ये स्टोन्स पण होते ना ओंकार. सो हे सगळं तिला होतं आणि तिचे आता जस्ट सी द प्रिस्क्रिप्शन विच आय यूज टू गिव्ह हर. सो आधी तिचं वजन होतं 112, आता तिचं वजन आहे 70, राईट. आणि हे तिचे प्रिस्क्रिप्शन तो आमच्याकडे आलेलेच होते. आणखी आम्ही त्यांना जस्ट डाएट मॉडिफिकेशन, व्यायाम. मी त्यांना दर दिवशी सीबीडी बेलापूरमध्ये बघतो, सकाळी विचारे 1-1.5 तास. नो हार्म, दॅट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. Assess the patient carefully and then put him across this sort of a program. If necessary, I can give medications. If not, just this thing. So what is our focus? After every 2 or 3 weeks. साइकोलॉजी में ओबेसिटी के इम्पोर्टेंस को जानना चाहते हैं तो वी हैव टू बिगिन फ्रॉम द वूम, यानी बच्चा जब पेट में है तब से उसका एक्सपोजर टू हाई शुगर लेवल्स एंड हाई इंसुलिन लेवल्स इज वेरी क्रिटिकल. तो अगर मदर ओबीज होती है या एट द टाइम ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट इफ शी इज ओबीज, तो बेबी का जो जेनेटिक मेकअप है दैट ऑल्सो गेट्स फंडामेंटली अफेक्टेड. And children of mothers who are obese are more likely to be obese themselves in their life ahead. इसलिए mothers, young women of reproductive age, आपको obesity को और अच्छे से टैकल करना पड़ता है for the generations that are going to come in the future. अगर उसके बाद हम young age में आए तो puberty, जब पीरियड्स वगैरह स्टार्ट होते हैं दैट एज ओबेसिटी आजकल हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि यंग लड़कियों में पीरियड स्टार्ट होने में तकलीफ होती है. अगर हो भी गए तो भी इट डज नॉट गो नेचुरली एज वी एक्सपेक्ट. रिप्रोडक्टिव ईयर्स में तो ओबेसिटी का हमको इम्पोर्टेंस पता ही है क्योंकि प्रेग्नेंट होने में तकलीफें होती हैं. प्रेगनेंसी जब एक बार हो जाती है तब उसके बाद प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाती हैं इफ़ द मदर इज ओवरवेट और ओबीज, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस, हाइपरटेंशन के चांसेस ये प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करते हैं. एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स इस सब का जो बेबी के न्यूट्रिशन में है उस पे भी फर्क पड़ता है. इसलिए या तो आइदर वेरी ओवरवेट बेबीज, मैक्रोसोमिक बेबीज या फिर अंडरवेट बेबीज, क्योंकि जो प्लेसेंटा है, जो बेबी का न्यूट्रिशन देने वाली जो ऑर्गन है, एज that itself gets affected because of the environment and metabolism of the mother. इसलिए obesity and metabolic syndrome इसका management in women is as important as it is in males. क्योंकि हम obesity सोचते हैं तो हमको लगता है कि शायद हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, शायद बीपी का प्रॉब्लम आएगा, पर इसका फीमेल हेल्थ पे भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. Liver is at the intersection of obesity and the metabolic syndrome. सो जो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, लिवर डिसीज़, हार्ट डिसीज़, इट इज़ ऑल इंटरलिंक्ड. और ये जो मोटापा मतलब सेंट्रल ओबेसिटी है, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ फैटी लिवर डिसीज़. आपने कई बार सुना रहेगा कि एक कोई हेल्थ एग्जामिनेशन हो या रूटीन सोनोग्राफी हो, उसमें फैटी लिवर पकड़ में आता है, एंड इट इज़ क्वाइट कॉमन नाउअडेज. सो आप यू ऑल विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि fatty liver has taken over viral hepatitis and alcohol as the predominant cause of liver disease globally. And in India or in nations with westernization of the lifestyle and changes in the dietary habitus, motapa, it is all being a significant contributor to the development of fatty liver disease. And we call it as the metabolic syndrome or metabolic associated fatty liver disease, which is the most common cause of chronic liver disease या liver cirrhosis जो हम बोलते थे, वो उसका सबसे common cause globally बन चुका है. And targeting obesity or central obesity at its root cause, that is prevention of obesity or treatment of obesity in its early stages, will prevent the progression of fatty liver disease. So initially fatty liver disease जो बोलते हैं हम, it progresses through several stages. कि शुरुआत में there is just fat deposition on the liver जो हमें सोनोग्राफी पे पता चलता है,
एंड उसके बाद होता है कि लिवर में सूजन आना चालू हो जाती है, जो लिवर एंजाइम्स बढ़ते हैं SGOT, SGPT, एंड थर्ड स्टेज इज व्हेन जो लिवर बार बार सूजन के कारण सड़ने लगता है और लिवर सिरोसिस डेवलप होता है। यही लिवर सिरोसिस आगे जाके डिकॉम्पेंसेटेड क्रॉनिक लिवर डिसीज और लिवर कैंसर का रूपांतर ले सकता है। एंड हमें इसे ओबेसिटी, अगर जो उसका रूट कॉज है उसको अगर जड़ से मिटाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ लिवर डिसीज को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। Multiple effects of obesity on heart. In fact, we have seen patients with obesity usually will have some cardiac issues. Now, if you ask me, if you see diabetes and hypertension is usually associated with all obesities. Other than that, there are certain specific disorders which are associated with obesity. Obese patients को OSA common होता है, obstructive sleep apnea. अभी so we tell the patients the first treatment of OSA is कि अपना weight कम करो. So OSA के बारे में अगर आप देखोगे Google में तो all sets of cardiac problems are there when you talk about OSA. OSA can cause heart failure, OSA can cause atrial fibrillation, OSA can cause heart attacks. तो OSA and obesity goes hand in hand. OSA means obstructive sleep apnea. दूसरा, पेशेंट्स जो ओबीस होते हैं उनमें डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बहुत कॉमन होता है। मतलब हार्ट की पंपिंग पावर मेंटेन रहती है लेकिन रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होता है, तो उस वजह से भी द पेशेंट्स विल हैव हार्ट फेलियर। सो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर and obstructive sleep apnea leading to all cardiac complications are common in obese patients. Other than that, I think it must have been discussed, diabetes, insulin resistance, high LDL cholesterol, low HDL cholesterol, ये सारे के सारे factors मिला करके obese patients are high risk of developing heart diseases, and we need to reduce the weight, we need to screen them properly, and that is the reason we keep on telling them कि वजन कम करो, वजन कम करो। आप देखो, अगर किसी पेशेंट का बीपी 150 है और वो बहुत मोटा है, तो हम लोग यूजली पेशेंट को बोलते हैं आप अगर अपना 10 किलो वजन कम करोगे तो आपका 10 मिलीमीटर ऑफ बीपी वैसे ही कम हो जाएगा। सो दैट इज हाउ द ओबेसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट डिजीज। One question. Now I am practicing for 26 years and I have done thousands of surgeries. So if you ask me, tell me one thing, how can I prevent knee arthritis and avoid knee replacement? यदि आप मेरे से पूछें, और बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर एक सिंपलेस्ट तरीका बताओ जिससे कि मेरा नी आर्थराइटिस नहीं हो और मेरा फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट ना हो, तो उसका एक सिंपल जवाब है वेट मेंटेन करो, और ज़्यादा वेट है तो रिड्यूस करो। सो मेंटेनिंग वेट एंड रिड्यूसिंग excess weight is key to avoid knee arthritis and knee replacement. ये बताना चाहूँगी कि ओबेसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर मिला है, और बड़े बड़े जो ग्लोबल रिसर्च में इंटरनेशनल सोसाइटीज़ की जो रिकमेंडेशंस हैं उन सब में ये बहुत सामने आ रहा है कि ओबेसिटी की जो है 18 से 20 कैंसर से एसोसिएशन है इसका। तो ये एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हम इसको बोलते हैं कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम लाइफस्टाइल चेंजेस से, एक्टिविटी लेवल्स बढ़ा के, एक्सरसाइज एक्सेट्रा से, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। कई सारे रिस्क फैक्टर कैंसर में ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि जेनेटिक रिस्क है। यदि आप किसी तरह की एब्नॉर्मलिटी, किसी तरह की म्यूटेशन को लेके आप बॉर्न हुए तो उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। कुछ रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी एक्सेट्रा की जा सकती है, मगर ये ओबेसिटी या स्मोकिंग इस तरह के फैक्टर हैं जिनको हम डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा रेलेवेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जागरूकता लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद सेवरल कैंसर्स, इसका निदान पॉसिबल है, इसको प्रिवेंट करना पॉसिबल है, और कुछ मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइजेस रिकमेंड करता है NCI, जो हमारे ग्लोबल एसोसिएशंस हैं वो रिकमेंड करते हैं कि यदि मॉडरेट एक्टिविटी 30 मिनट्स 3 टाइम्स अ वीक भी यदि की जाए तो हम उसको उस पर कंट्रोल किया जा सकता है कुछ मात्रा में। अभी हम लोगों ने जैसे कहा, पहले हम लोग पेशेंट्स को एनरोल करेंगे, उसके बाद उनका थोड़ा असेसमेंट हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमारा टारगेट क्या है, कितना वजन कम करना है, कितना फिटनेस बढ़ाना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डाइट, एक्सरसाइज, अगर हो सके तो दवाइयाँ, और अगर बिल्कुल ज़रूरत पड़े तो हमारे पास सर्जन्स भी है। कुछ भी करके पेशेंट की सेहत अच्छी होनी है, वजन कम करना है और फिटनेस बढ़ाना है। हम लोग
देखेंगे कि पेशेंट का BMI क्या है। BMI यानी हमारे हाइट और वेट का एक रेशियो होता है। तो अगर 23 या 24 होगा तो भगवान नसीब, बहुत अच्छा। बट हम लोगों के देखेंगे तो तकरीबन 95% यहाँ पे जो लोग हैं उनका BMI 25, 26, 30 के ऊपर ही हो सकता है। तो BMI अगर कम करना है तो जाहिर है या तो हाइट बढ़ाओ या तो वजन कम करो। हाइट बढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, तो वजन कम करना पड़ेगा। बिकॉज अगर BMI 28 के ऊपर गया तो बाद में घंटी बजने वाली है। हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर जो मैंने कहे वो सब बीमारियाँ होने की दाट संभावना है। तो हम लोगों को ये सब कम करना ही है। तो वजन अगर कम करना है तो फिर हम लोगों के पास एक BCA करके मशीन होता है, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। उसके ऊपर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली बॉडी में चर्बी कितनी है, क्या है, कहाँ पे फंसी हुई है। उस तरीके से फिर हम लोग हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है कि एक तो वजन बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद स्ट्रेस फैक्टर हम लोग गिनते नहीं है। अभी हमारे गए साल में कम से कम 10 या 12 डॉक्टर्स यूज्ड टू रन मैराथन किया, घर में आए, घंटी बजाई, ड्रॉप डेड। सो फिजिकल फिटनेस इज नॉट एवरीथिंग, एज रीचा सेड। यहाँ पे भी होता है ना स्ट्रेस रिलीफ। 2025 में किसको स्ट्रेस नहीं है? आपको नहीं है, मुझे नहीं है, सबको है स्ट्रेस। तो हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वजन कम करने के लिए नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइजेज आर एज इम्पॉर्टेंट। प्राणायाम जो जैसे रीचा ने कहा, इसलिए तो हम लोगों ने प्रोग्राम में हमारे जो पुराना जो हमारा विजडम है, इंडियन विजडम, योगा, प्राणायाम, आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ बिलीफ ऑन दैट ऑल्सो।